नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपडेट एट 12। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आजाद हिंद फौज के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। देश भर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है देश। राष्ट्र के प्रति साहस, त्याग और अदम्य संकल्प की प्रेरणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 यात्री ट्रेन सहित 4 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी। स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ओडिशा में पराक्रम दिवस समारोह में हुए शामिल। कटक में नेताजी की जन्मस्थली जानकीनाथ भवन में अर्पित की पुष्पांजलि। जिला संस्कृति भवन का किया उद्घाटन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनल उर्फ पतिराम मांझी समेत 16 नक्सली ढेर। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बताया बड़ा कदम। कहा नक्सलवाद अब अंतिम चरण में। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में दूसरा T20 सीरीज मैच आज। नागपुर में पहला मैच जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे। आज आजाद हिंद फौज के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो राष्ट्र के प्रति साहस, त्याग और अदम्य संकल्प की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो साझा किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया है। इतना ही नहीं, वे बहुत कुशल प्रशासक भी थे। महज 27 साल की उम्र में वो कोलकाता कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने और उसके बाद उन्होंने मेयर की जिम्मेदारी भी संभाली। एक प्रशासक के रूप में भी उन्होंने कई बड़े काम किए। बच्चों के लिए स्कूल, गरीब बच्चों के लिए दूध का इंतजाम और स्वच्छता से जुड़े उनके प्रयासों को आज भी याद किया जाता है। अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने साथ भगवत गीता रखते, उनसे प्रेरणा पाते। अगर वो किसी काम के लिए एक बार आश्वस्त हो जाते थे तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रयास करते। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूं। देश भर के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक पढ़ें और उनके जीवन से निरंतर प्रेरणा लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस मौके पर मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूं। आजादी के लिए उनके आह्वान ने लाखों भारतीयों में साहस, आत्मविश्वास, एकता और राष्ट्रवाद की भावना जगाई। आजाद हिंद फौज के जरिए उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को निर्णायक नेतृत्व दिया और इसे वैश्विक मंच पर पहुंचाया। उनकी विरासत हर भारतीय को प्रेरित करती रहती है। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पराक्रम दिवस पर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देता हूं, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी का निडर नेतृत्व, अदम्य भावना और भारत की आजादी के प्रति अटूट समर्पण पराक्रम के असली सार को दर्शाता है। ये आने वाली पीढ़ियों को साहस, बलिदान और राष्ट्रीय एकता के आदर्श बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, लोक केंद्रित सेवाएं और उन्नत स्वास्थ्य सेवा सहित प्रमुख सेक्टरों को कवर करती हैं, जो समावेशी विकास, प्रौद्योगिकीय उन्नति और नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता पर प्रधानमंत्री के निरंतर फोकस को दिखाता है। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 यात्री ट्रेन सहित 4 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इन सेवाओं के शुरू होने से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबी दूरी और क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती, सुरक्षित और समयबद्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने CSIR NIIST नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता केंद्र की आधारशिला रखी। विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में CSIR NIIST नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता केंद्र की आधारशिला रखी। यह अनुसंधान को बाजार के लिए तैयार समाधानों और उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में अत्याधुनिक रेडियो सर्जरी केंद्र की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में पूजपुरा के नए डाकघर का भी उद्घाटन किया। यह आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित सुविधा केंद्र डाक, बैंकिंग, बीमा और डिजिटल सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करेगा, जिससे नागरिक केंद्रित सेवा वितरण को और मजबूती मिलेगी। आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट होकर प्रयास कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत निवेश कर रही है। केंद्र सरकार शहर के गरीब परिवारों के लिए भी बहुत काम कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं। इनमें शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। केरला के करीब 1.25 लाख शहरी गरीबों को भी उनका पक्का घर मिला है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 23 जनवरी यानी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 129वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कटक पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने उड़िया बाजार स्थित नेताजी के जन्मस्थान संग्रहालय का दौरा किया। नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने संग्रहालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने INA डाक टिकट गैलरी यानी INA पोस्टल स्टैम्प गैलरी का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें नेताजी का निडर नेतृत्व, अदम्य साहस और भारत की स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पराक्रम का वास्तविक सार है और ये पीढ़ियों को साहस, त्याग और राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को कायम रखने के लिए प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम को वीडियो मैसेज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने नेताजी संस्कृति भवन और स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने नवनिर्मित जिला सांस्कृतिक भवन का भी उद्घाटन किया। Bharat Ratna Subhash Chandra Bose Birthplace Museum Trust been truly enriching. What a personality he is, what a sacrifice he has made, what a courage he got in his heart, how he faced the struggles, how he moves on. Everything has been
brought to our heart by this Museum Trust, and I appreciate that. The 12 galleries explain to us the life story of the great son of Mahabharat. I am happy to have inaugurated the postal stamp gallery of Bharat Ratna Netaji, Sanskriti Bhavan, and the exhibition today. Such exhibitions will enable the younger generation to understand the immense sacrifice and the hardships endured by our freedom fighters who laid down everything during the independence movement so that we could breathe the air of freedom today. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने फोन किया और बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और आने वाले वर्षों में इसे और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। पिछले साल ब्राजीलिया और दक्षिण अफ्रीका में अपनी बैठकों को याद करते हुए दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और लोगों से लोगों के संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति पर संतोष जाहिर किया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। साझा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि वे राष्ट्रपति लुला का जल्द से जल्द भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र स्थित अपने कार्यालय में क्षेत्रवासियों से बातचीत की, संवाद किया, उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी अलग अलग जन समस्याएं लेकर पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ने अलग अलग विषयों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कहा कि संवाद ही ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे आम जन की बात प्रशासन तक सीधे पहुंचती है और समाधान की प्रक्रिया को गति मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा ताकि प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध निराकरण हो सके और जनता का विश्वास प्रशासनिक व्यवस्था में और ज्यादा सुदृढ़ बने। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़ा नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया। इसमें जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट है जिसके जरिए घरों और परिवारों से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई जाएंगी। देश में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी जिसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से निर्धारित 30 दिनों की अवधि में अभियान चलाया जाएगा। इस अधिसूचना में वो 33 सवाल दिए गए हैं जो गणना अधिकारी जनता से पूछेंगे। 33 सवालों की लिस्ट में घर के फर्श और छत में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, वहां रहने वाले शादीशुदा जोड़ों की संख्या, घर के मुखिया का लिंग, खाए जाने वाले अनाज का प्रकार, बुनियादी और आधुनिक जरूरतों तक पहुंच, मालिक के पास मौजूद वाहनों के प्रकार जैसे सवालों की सूची है। जनगणना के दौरान परिवार के मुखिया को ये तमाम जानकारियां देनी होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में शीर्ष नेता अनल समेत 16 नक्सली मारे गए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आज पश्चिमी सिंहभूम में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस द्वारा चल रहे एक संयुक्त अभियान में कुख्यात इनामी नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर अनल उर्फ पतिराम मांझी और 15 अन्य नक्सली अब तक मुठभेड़ से मारे गए हैं और अब तक मुठभेड़ से नक्सल मुक्त अभियान को बहुत सफलता मिली है। दशकों से भय और आतंक के पर्याय रहे नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले समाप्त करने के लिए हम संकल्पित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवाद और नक्सलवादी हिंसा, आतंकवाद और हथियारों से जुड़ी अपनी विचारधारा को त्यागें और विकास और विश्वास की मुख्य धारा में शामिल हों। कल हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था कि जो सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं अनल हैं, वो अपना दस्ता के साथ जो कुमडी जंगल क्षेत्र में भ्रमणशील रहा है, उसी सूचना के आधार पर पुलिस बल के द्वारा कल ऑपरेशन चलाई गई थी। इसी ऑपरेशन में कोबरा बटालियन, सीआरपी और जेजे और जो चाईबासा पुलिस का टीम शामिल थे। आज सुबह लगभग
6 बजे के आसपास नक्सली द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर लिया था। वो फायरिंग रुक के लगातार कंटिन्यू चली है, बहुत देर तक चली है। फायर खत्म होने के बाद फिर सर्च अभियान कराया गया था। उसके दौरान 15 नक्सलियों का जो लाश पाया गया है, उसमें से 11 नक्सलियों का आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक पवित्र कुंभ क्षेत्र है जिसे सप्तऋषियों की तपस्या भूमि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिव्य भूमि पर संतों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से न केवल स्वयं को बल्कि करोड़ों लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अमित शाह ने कहा कि इसी भूमि पर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागृत करने का महान कार्य किया। गायत्री मंत्र की रचना समग्र पृथ्वी पर बसते मानवों के कल्याण के लिए की गई, मगर धीरे धीरे वो कर्मकांड बनकर रह गया था। पंडित राम शर्मा ने गायत्री मंत्र को वैज्ञानिक आधार देकर नई ऊर्जा देने का काम किया। जो युवा मेरा भाषण सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, मुझे भी मेरे गुरुजी ने जब गायत्री मंत्र का अर्थ समझाया और उसका उच्चारण करने की पद्धति समझाई, उसके बाद में मेरी सोच, मेरे व्यक्तित्व, मेरी बुद्धि और मेरे आत्मा की गति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आप एक बार मन से प्रयोग कर देखिए, पंडित शर्मा के आशीर्वाद प्राप्त कर स्वार्थ छूटता जाएगा, परमार्थ बढ़ता जाएगा, कायरता निकलती जाएगी, हिंसा बगैर की वीरता अपना स्थान ले लेगी और बुद्धि सदमार्ग पर प्रवृत्त हो जाएगी। अखंड ज्योति सम्मेलन को आस्था, आध्यात्मिकता और संस्कृति का अनूठा संगम बताते हुए अमित शाह ने कहा कि वहां उपस्थित होकर वो शाश्वत ऊर्जा और चेतना का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के मार्ग के माध्यम से आस्था, आध्यात्मिकता और संस्कृति के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। जो रास्ता बताया, जो करोड़ों लोगों ने उस रास्ते पर चलना प्रशस्त किया, युग कोई धर्म नहीं बदल सकता, युग कोई धर्माचार्य भी नहीं बदल सकता, युग कोई फिलॉसफी नहीं बदल सकती। इन्होंने एक सूत्र दिया, बड़ा सरल सूत्र दिया। मैं मानता हूं उस सूत्र ने पूरे भारत को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब तक व्यक्ति नहीं बदलता है, राष्ट्र भी नहीं बदलता है, समय भी नहीं बदलता है, युग बदलने का तो सवाल ही नहीं है। हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनना, हर व्यक्ति को आध्यात्म के रास्ते पर जाना, अगर हर व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है तो युग का परिवर्तन अपने आप हो जाता है। और देखिए साहब, देखते 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 इतने सालों के कम समय में 15 करोड़ परिवार इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। उन्होंने धर्म को कर्मकांड के आवरण से निकालकर वैज्ञानिक अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम गुरुदेव ने किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण की उपस्थिति में महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में आपातकालीन और क्रिटिकल केयर अस्पताल के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंध सुगम आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करेंगे। साथ ही मजबूत व्यापार आवागमन और सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करेंगे। दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों से बातचीत में डॉक्टर एस जयशंकर ने अस्थिरता और अनिश्चितता की मौजूदा वैश्विक स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि मजबूत भारत यूरोपीय संघ संबंध मानव संसाधन विकास, समुद्री डकैती विरोधी अभियान और विकास परियोजनाओं जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करेंगे।
विदेश मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन की भारत यात्रा की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत की टी20 टीम और न्यूजीलैंड टी20 टीम के बीच 5 मैचों की अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय टी20 सीरीज का आज दूसरा मैच खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे टॉस होगा और 7 बजे से मैच शुरू होगा। टीम इंडिया पहले वनडे में जीत के साथ सीरीज में 1-0 से आगे है। नागपुर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 238 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 190 रन ही बना सकी। छब्बीस जनवरी को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह से मनाएगा और इस बार की परेड बहुत खास होगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली गणतंत्र दिवस परेड है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियां निकलेंगी। इनमें से 17 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। 13 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सेवाओं की होंगी। इस वर्ष की झांकियों की व्यापक थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत है। अनेक झांकियों के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही आत्मनिर्भरता के आधार पर देश की प्रगति, सांस्कृतिक विविधता, विरासत, नवाचार और विकास यात्रा को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अलग अलग राज्यों की झांकियों की बात करें तो असम की मनमोहक झांकी आशारी कांडी असम के टेराकोटा शिल्पग्राम को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ की झांकी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की थीम पर है। गुजरात की झांकी स्वदेशी का मंत्र आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता वंदे मातरम को दर्शाएगी। Going at full steam, 30 tableaus are being readied here, and they have been set up at the RR camp. And for the last 1.5 months here, every artist from various states are working here with sellers and zeal to ensure that those tableaus are getting the best, so that they get maximum traction. With regard to the selection process, everything has been clarified last year. The MOD has come up with guidelines, etc., for the selection of tableaus, and ministry goes by that. And when it comes to the themes, there are 2 themes this year. Broad theme of the entire celebration is Vande Mataram 150 years. But for tableaus, there are 2 themes. One is Swatantrata ka mantra, Vande Mataram, and Samriddhi ka mantra, Atmanirbhar Bharat. These are the broad 2 themes based on which tableaus will be rolling down at Kartavya Path. अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल राष्ट्रपति भवन में किस तरह से चल रही है, इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जाते जाते। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिस तरीके से कर्तव्य पथ सजाया जाता है और जिस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ जो है मिलता है घोड़ों को, उसकी आदत डालने के लिए तकरीबन 40-45 दिन का रिहर्सल अंडरटेक किया जाता है एनुअली। इस दौरान ध्यान रखा जाता है कि घोड़ों को ग्रेजुअली आदत डाली जाए उस माहौल की जहाँ उन्होंने फाइनल डे परफॉर्म करना है। इस परेड में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है टाइमिंग की। हर चीज़ टाइम्ड है। वीवीआईपीज़ का अराइवल, डिपार्चर, परेड की सारी गतिविधियां। उसी लिहाज से राष्ट्रपति जी का
जो है राष्ट्रपति भवन से जो डिपार्चर है उनका सल्यूट लेने का टाइम, परेड का जो है यहाँ से मार्चिंग का टाइम, ये नेशनल इवेंट है जिसको पूरे वर्ल्ड में टेलीवाइज भी किया जाता है। इस लिहाज से क्लॉक वर्क यानी घड़ी की सुई के मुताबिक जो है प्रिसीशन बहुत ज़रूरी है। हम विंटर में 40-45 दिन का रिहर्सल अंडरटेक करते हैं ताकि रेजिमेंट से जो उम्मीद है वर्ल्ड क्लास बेस्ट डिस्प्ले प्रेजेंट करने का, उस पर हम खरे उतरें।